नीट 2026 का ये बढ़िया सा वर्नियर कैलिपर्स का क्वेश्चन आ गया है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। क्या निकालना है? लिस्ट काउंट निकालना है, ठीक है ना। क्या आया? लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा? लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है 1 MSD - 1 VSD, ठीक है। 1 VSD कैसे निकालें? यहाँ पर इसने बोला है कि 20 VSD इक्वल टू 16 MSD है, ठीक है ना। तो लिख देते हैं 1 MSD माइनस, अब VSD की वैल्यू कैसे निकाले कि 20 VSD इक्वल टू 16 MSD है, तो इसका मतलब है 1 VSD इक्वल टू 16/20 MSD होगा। तो 16/20 MSD को कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा आपका? 20 - 16/20 MSD, ये MSD कितना आ गया? 4/20। तो 4/20 इंटू MSD, 1 MSD कितना है भाई? 1 MSD कितना दिया हुआ है? ईच डिवीजन ऑफ लेंथ 1 mm, मतलब MSD 1 mm का है, तो इंटू 1 mm। और आंसर किस में दिए हुए हैं? सब सेंटीमीटर में दिए हैं, तो एक काम करें, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर ले, तो 4/20 इंटू 1 mm में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10, तो 1/10 सेंटीमीटर। बस ये आपका आंसर आ गया 4/100, नहीं 4/200, 4/200 तो 2 से 2 कट कर दें तो 2/100 हो जाएगा, और 2/100 मतलब 0.02 सेंटीमीटर, मतलब सेकंड वाला आपका करेक्ट ऑप्शन बन रहा है, ठीक है। चलो भाई बढ़िया, ये अच्छा क्वेश्चन आया है 26 का। सिग्निफिकेंट फिगर का सारे बेसिक फॉर्मूले से क्वेश्चन आ गए हैं 26 में। सिग्निफिकेंट फिगर पूछा हुआ है, मतलब इसकी डेंसिटी निकाली और सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने किया हुआ है, 5.580 को मैंने डिवाइड किया था वॉल्यूम से, तो हमारी जो वैल्यू आ रही है ना, वो ये वाली वैल्यू आ रही है। अब क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान रखना है, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर तो इसमें है 2, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए हमको, तो इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो 7.654 को राउंड ऑफ करोगे आप, तो सबसे पहले तो 4 हट जाएगा। फिर जब 5 को राउंड ऑफ करने जाओगे आप, तो आपके सामने राउंड ऑफ की वो जो मिड वाली ट्रिक है, वो आपको यूज करनी पड़ेगी कि 5 से पहले वाला इवन नंबर है, ऑड नंबर है। इवन नंबर है तो बस 5 को डायरेक्ट हम हटा सकते हैं, तो क्या आ जाएगा? 7.6, मतलब सेकंड वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होना है, ठीक है। 2026 का 36 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। इन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन द लाइट एनर्जी इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। इट रिड्यूसेस इन वन रीजन प्रोड्यूसिंग अ डार्क फ्रिंज एंड अनदर प्रोड्यूसिंग ब्राइट फ्रिंज। ए मतलब ए और बी, तो हमें ए और बी में ट्रू और फॉल्स बताना है। एज देयर इज नो गेन और लॉस ऑफ एनर्जी, दिस फेनोमेना आर कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है भाई। ए तो करेक्ट लग रहा है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे यूज होता है। दूसरा, डिफ्रेक्शन एंड इंटरफेरेंस आर कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिटेड ओनली बाय द लाइट वेव, ओनली बाय द लाइट वेव। ये डिफ्रेक्शन जो होता है, ये तो साउंड वेव में भी होता है, ये हमने पढ़ाई है, मतलब केवल लाइट वेव में तो नहीं होता है ना। तो इसलिए हम क्या लगा सकते हैं कि बी तो फॉल्स हो जाएगा, ए ट्रू हो जाएगा। तो ए ट्रू एंड बी ऑल्सो ट्रू, ए ट्रू एंड बी फॉल्स, मतलब थर्ड वाला करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। देखो 26 का 37 नंबर वाला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। क्या बोला है कि C1 C2 C3 C4 पे तो 10 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटेंस है, और C5 पे 2.5 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटेंस है। पूछा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, तो ये 10 जो सीरीज में है 10 10 10 10 10/4 बन जाएगा, मतलब 2.5 माइक्रोफैरेड बन जाएगा। ये ऑलरेडी 2.5 माइक्रोफैरेड है, दोनों सीरीज में कनेक्ट होंगे तो कितना बन जाएगा? 5 माइक्रोफैरेड बन जाएगा। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैरेड आ गया, ठीक है। लेकिन 5 माइक्रोफैरेड तो 3 ऑप्शन है, तो आगे वाला देखना पड़ेगा कि चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर कितना है। देखो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, अब यहाँ 50 वोल्ट से ये जो चार्ज क्यू निकला होगा, वो इधर और इधर इक्वली डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो कैपेसिटेंस है और यहाँ जो कैपेसिटेंस है वो इक्वल है, तो चार्ज भी इक्वली डिवाइड हो जाएगा। कितना? Q इक्वल टू CV। C कितना है? 2.5 माइक्रोफैरेड है, तो 10⁻⁻6 हुआ। V कितना है? 50 इंटू 2.5 करो, कितना आ जाएगा? 125। तो ये 125 इंटू 10⁻⁻6 हो गया, ठीक है। 125 इंटू 10⁻⁻6 इसमें आ रहा है फोर्थ वाले में, मतलब फोर्थ हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 2026 में आया हुआ। सिंपल पेंडुलम है, टाइम पीरियड दिया हुआ, वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम काइनेटिक एनर्जी देखो नेगेटिव तो होती नहीं है, तो ये वाला तो गलत हो गया, ये वाला भी गलत हो गया। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होती, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट भी नहीं होती ना। जब सिंपल पेंडुलम चल रहा होता है तो क्या होता है? सिंपल पेंडुलम ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है सिंपल पेंडुलम, तो यहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है, यहाँ मैक्सिमम हो जाती है, यहाँ फिर 0 हो जाती है, यहाँ फिर मैक्सिमम हो जाती है, मतलब हर t/2 पे उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है। तो उसके लिए सबसे अच्छा ग्राफ, जो सबसे सही ग्राफ दिख रहा है, वो सेकंड वाला है, तो सेकंड करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नीट 2026 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, कंज्यूम पावर फाइंड करनी है। क्या दिया हुआ है? अ रूम हीटर इज रेटेड एट 400 वॉट एंड 220 वोल्ट। तो सबसे पहले इसका रेजिस्टेंस फाइंड कर लो। रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? स्क्वायर अपॉन पी। तो ये बन रहा है आपका 220 इंटू 220 अपॉन 400। 2 0 कट कर देते हैं, ये 2 0, ये 2 0, फिर 4 से इसको कट करें 11, इसको 2 से कट करें, ये भी 11, तो ये आपका आ गया 121 ओम। ये रेजिस्टेंस 121 ओम का है, ठीक है। अब क्या करें? इसको 200 वोल्ट से चला दें तो कितनी पावर होगी? तो ठीक है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर को ले लेते हैं 200 इंटू 200 और अपॉन में 121 कर देते हैं, तो ये आपका आ गया 400 अपॉन 121 इंटू 2 0 बचा लो। तो 400 अपॉन 121 करोगे तो आपका 3 बार तो जा रहा है, मतलब 3 की रेंज में तो आना चाहिए आंसर, और 3 से कुछ ज्यादा आएगा, तो 331 है ना। ये फोर्थ वाला करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका, ठीक है। अब ये देखो नीट 2026 का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि कौन से करेक्ट है?
ठीक है, ये ध्यान रखना चाहिए हमें कि करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट, तो कौन सा करेक्ट है। इनसाइड द कंडक्टर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो, बिल्कुल सही, ए वाला करेक्ट है। तो इसमें ए 3 में तो दिए। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन सरफेस चार्ज डेंसिटी, नहीं भाई, सरफेस ऑफ कंडक्टर पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, मतलब बी वाला गलत है। ठीक है, अभी इसमें कुछ दिख रहा है क्या, बी गलत, इसमें नहीं हो, ए सी और डी, अभी फिर भी डी चेक करना पड़ेगा। द इंटीरियर ऑफ चार्ज कंडक्टर कैन हैव नो एक्सिस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन, बिल्कुल स्टैटिक सिचुएशन में चार्ज कहां जाता है, सरफेस पे आ जाता है, तो सी भी करेक्ट है। डी एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस, बिल्कुल ये प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के नॉर्मल निकलती है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज जीरो एवरीवेयर इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर, नहीं कांस्टेंट होता है, जीरो नहीं होता है, तो ई वाला तो गलत है। तो ए सी डी देखो, ए सी डी मतलब ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो नीट 2026 का क्वेश्चन नंबर 42 देखो, मैच का कॉलम दिया है, कहां से दिया हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले चैप्टर से दिया हुआ है, और अगर आपने उसमें एक टेबल दी हुई है 8.1 एक टेबल है, अगर उसको रीड किया होगा तो आपको सीधे सीधे आंसर मिल जाएंगे। जैसे कि माइक्रोवेव का प्रोडक्शन किससे होता है, क्लिस्ट्रॉन ट्यूब से होता है ना, तो जो ए है वो ए का तो हो गया आपका 4। ठीक है, विजिबल लाइट के लिए कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है 1, तो देखो ए और बी को मैच करा लेते हैं, ए का 4th और बी का 1, मतलब थर्ड वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखो नीट 2026 का आया हुआ है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 43 है, क्या दिया है, एक यूनिफॉर्म मेटालिक वायर है हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 4 ohm इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, ये जो स्क्वायर दिया हुआ है ना, ये स्क्वायर के फॉर्म में हमको उसने बेंड कर दिया है, और टोटल रेजिस्टेंस इसका कितना है 4 है, तो हर एक ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 1 1 1, ठीक है ना, ये 1 1 1 1 हर एक ब्रांच का रेजिस्टेंस हो जाएगा। और अब अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो ये जो एक डायगोनल है आपका AC, इसके अक्रॉस तो एक बैटरी लगा दी है, और एक डायगोनल जो BD है उसके अक्रॉस क्या लगा दिया है, 2 ohm का रेजिस्टेंस लगा दिया है, तो ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। अब व्हीटस्टोन ब्रिज है, और अगर R1/R2 इक्वल टू R3/R4 है, तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए गैल्वेनोमीटर जैसा काम कर रहा है। क्लियर, तो अब उस केस में इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, ABCD का 1 ohm, ठीक है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 1 ohm, EMF कितना दिया हुआ है 2 वोल्ट का दिया है, तो करंट कितना हो जाएगा, करंट I इज इक्वल टू E/R, मतलब 2/1 मतलब 2 एम्पियर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा 2 एम्पियर, कौन सा, 4th वाला करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा इसका। ठीक है, नीट 26 में आया हुआ है क्वेश्चन, देखो जो अभी कल के एग्जाम में आया है, क्या दिया हुआ है, एन अननोन न्यूक्लियस हैज द न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ 2.29 into 10 to the power 17 kg and mass is 19.926 into 10 to the power minus 27 kg. Its mass number A is approximate, कितना होगा मास नंबर A, तो देखो ये टोटल मास है न्यूक्लियन का, तो टोटल मास को एक न्यूक्लियन के मास से डिवाइड कर दोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, और वो सबसे सिंपल है, तो 19.926 into 10 to the power minus 27, ये आपका टोटल न्यूक्लियस का मास है, और इसको एक न्यूक्लियन के मास से डिवाइड कर दो 1.6 into 10 to the power minus 27, ये आपका अप्रोक्स एक न्यूक्लियन का मास है। ठीक है, तो इसको डिवाइड करोगे तो देखो क्या आएगा, 10 to the power 27 से 27 तो कट हो रहा है। अब ये 1.6 से 19 को डिवाइड करके देखो जरा, 10 टाइम्स तो कम से कम जाएगा, क्योंकि 16 बन जाएगा, और फिर 2 बार और चला जाएगा, ठीक है ना, 3.2 बन के, तो इसका मतलब है कि 12 इसका आंसर आ सकता है, तो फर्स्ट वाला अपना करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, देखो 26 के एग्जाम में अब एक और ये 45 नंबर का जो क्वेश्चन आया मेज द कॉलम में, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, कहां से, सॉलिड वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया। क्या है यंग मॉड्यूलस, क्या होता है यंग मॉड्यूलस, होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो ये हमारा स्ट्रेस हो गया, ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गई, मतलब ए के लिए तो आपका ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। देखो भाई ए के लिए 2 कितने में दिया हुआ है, एक ही में दिया हुआ है, पहले में ही आपका तो आंसर आ गया, तो फर्स्ट वाला आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, और भी एक आध चेक कर लेते हैं, जैसे पॉइजन रेशो क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो कहां है, डी का 1 है क्या इसमें, हाँ बिल्कुल डी का 1 है, तो ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा। ठीक है, मतलब 1 वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है।